नमस्ते और स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है मानविस्ट फिल्म्स। आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट सेक्टर में आने की। कोई न्यूबीज हैं या फिर जो भी है XYZ, वो अगर रियल एस्टेट सेक्टर में एंट्री लेना चाहते हैं तो किस तरीके से उन्हें लेनी पड़ेगी, रियल एस्टेट बिजनेस की शुरुआत कैसे करें, इसके बारे में हम बात करें। ऑलरेडी आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के पहचान चुके होंगे, तभी आप लोग इस वीडियो में आए होंगे दैट आप लोगों को क्या करना चाहिए सो दैट आपका रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा चले, रियल एस्टेट सेक्टर में आपकी एंट्री हो जाए। अगर आप भी रियल एस्टेट सेक्टर में एंट्री लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिकॉज एंड तक इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है पूरा रियल एस्टेट को समझने के लिए। पहले हम थोड़ा सा रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में जान लेते हैं। रियल एस्टेट बिजनेस यानी कि वास्तु निर्माण व्यापार, इसमें आप भूमि, मकान, कमर्शियल प्रॉपर्टीज या अन्य वस्तुओं की खरीद या फरोख्त करते हैं। खरीद और फरोख्त का यहाँ पे मैं आपको मतलब बता दूं, खरीद और फरोख्त का मतलब होता है खरीदना और बेचना। कई लोगों को नहीं पता होगा, मैं थोड़ी सी वैसे टिपिकल लॉ वाली हिंदी बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी के मामले में, तो समक्ष उसके लिए मुझे सॉरी मैं कहना चाहूंगा। खरीद और फरोख्त के साथ साथ उनकी डेवलपमेंट, लीज, रेंटल, कमर्शियल या कुछ भी एक्टिविटी जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है उसे हम रियल एस्टेट सेक्टर कहते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के अगर बारे में टाइप्स के बारे में बात करें, हम इसे टाइप्स कहते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की लैंग्वेज में, हम इसे टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कहते हैं। तो रियल एस्टेट सेक्टर 4 टाइप्स के होते हैं: रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड स्पेशल पर्पसेस के। रेजिडेंशियल जो होता है वो आता है आपका कोई रेजिडेंशियल यूज के लिए लेना, कोई रेजिडेंशियल लैंड लेना, उसमें कंस्ट्रक्शन करना, फ्लैट्स, इंडिपेंडेंट विलास, कोई भी हाउस, ड्यूप्लेक्सेस, फार्म हाउसेस एक्सेट्रा जो भी होगा वो रेजिडेंशियल में आता है। नेक्स्ट इज कमर्शियल। कमर्शियल वो होता है जो किसी कमर्शियल एक्टिविटी यानी कि किसी बिजनेस पर्पसेस के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉम्प्लेक्स बनाया मैंने, उसे रेंट पे चढ़ गया या फिर वो किसी बिजनेस ने परचेज किया, उसे हम कमर्शियल कहते हैं। अब इंडस्ट्रियल पर्पस जो होता है वो इंडस्ट्रियल पर्पस की होता है, कोई फैक्ट्री बन गई उसे हम इंडस्ट्रियल पर्पस में। और स्पेशल पर्पसेस जो होते हैं वो ये होते हैं कि जैसे कि स्पोर्ट्स के लिए कोई हमने स्टेडियम तैयार करा, कोई थिएटर तैयार करा, हमने केयर फैसिलिटी तैयार करी, या फिर कोई हॉस्पिटल टाइप का कुछ तैयार करा, उस स्पेशल पर्पसेस में लेते हैं। इस स्पेशल पर्पस में आपका मंदिर भी आता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स भी आता है। तो ये रही रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी जो हर एक बंदे को पता होनी चाहिए, जो हर एक न्यूबी को पता होनी चाहिए बिफोर ही और शी स्टार्ट्स विद दिस रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर एंट्री लेने से पहले। अब क्योंकि मैंने आप लोगों को इस रियल एस्टेट सेक्टर का बैकएंड बता दिया है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। इसमें काफी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, एक भी आपका स्टेप मिस हुआ तो आपका थोड़ा सा डगमगा सकता है प्लान। एंड रियल एस्टेट में प्लानिंग और लोकेलिटी चूज करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है बिफोर यू एंटर इनटू दिस रियल एस्टेट सेक्टर। क्योंकि ये जितना आप लोगों को प्रॉफिट से भरा हुआ दिखता है ये रियल एस्टेट मार्केट, उतना ही ये रिस्क और लॉसेस से भरा हुआ भी है। वो रिस्क और लॉसेस मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगा। मैंने ग्रीन स्क्रीन लगा के आप लोगों के लिए पूरा ये वीडियो तैयार करा है। इस वीडियो को तैयार करने के लिए मेरी मतलब ये लगा लो 7 से 8 दिन रोज मैंने 1-1 घंटा दे के अपनी स्क्रिप्ट तैयार करी है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना कि मैंने मतलब काफी ज्यादा रिसर्च एंड ऑल करी है। एंड रिसर्च के नाम पे याद आता है मुझे पहला पॉइंट, स्टेप 1, जो कि है रिसर्च। सबसे पहले जो जरूरी है वो है रिसर्च करना। किस चीज की रिसर्च करना? रिसर्च से शुरुआत करें। ध्यान दें कि आपकी एरिया में प्रॉपर्टी मार्केट कैसा है। आप जिस एरिया में काम करने वाले हैं, आपका एरिया, ये नहीं कहूंगा कि आप जहाँ पे घर है आपका, आप जिस एरिया में काम करने वाले हैं रियल एस्टेट का, उस एरिया में मार्केट कैसा है। अब जैसे मैंने हमेशा कई बार अपनी वीडियोस में कहा है, कई बार अपने व्लॉग्स में कहा है, वीडियोस में तो नहीं व्लॉग्स में कहा है कि रियल एस्टेट मैं मेनली 3-4 जगहों पे ही करता हूँ सिलेक्टिवली। राजपुर रोड, कैनाल रोड एंड सहजदार रोड, और आपकी जो एक ऐसी कॉलोनीज होती है, रेजिडेंशियल कॉलोनीज होती हैं जो कि पास हो रखी हैं, एमडीडी अप्रूव्ड कॉलोनीज हैं, उनमें जो रीसेल पे प्लॉट्स आते हैं उनको परचेज करके उन पे मैं कंस्ट्रक्शन करके तब सेल ऑफ करता हूँ। इनके मैंने ये एरियाज क्यों चूज करे हैं, इसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे अगर आपको उसमें वीडियो चाहिए होगी। तो रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एरिया अपने उसमें करने में, आपको किस एरिया में काम करना है। फिर आपको रिसर्च किस चीज की करनी है? पहली रिसर्च करिए आपने किस एरिया में आपने काम करना है। दूसरी रिसर्च करनी है आपकी कि जो उस एरिया में, पहले आपने एरिया की कर ली, जो उस एरिया में कस्टमर हैं आपके, क्लाइंट्स हैं आपके, या फिर जो आपके फ्यूचर क्लाइंट्स हैं, उनकी डिमांड क्या है। उनकी डिमांड रेजिडेंशियल की है, कमर्शियल की है, या फिर अदर टू की है। आपके क्लाइंट, अपने क्लाइंट का डिमांड पता कर लिया कि रेजिडेंशियल में है उसकी,
तो रेजिडेंशियल में उसे क्या चाहिए, रेजिडेंशियल प्लॉट चाहिए, रेजिडेंशियल फ्लैट चाहिए, ड्यूप्लेक्सेस चाहिए, इंडिपेंडेंट विला चाहिए, क्या चाहिए उसे, ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ये होती है डिमांड, कस्टमर की डिमांड की रिसर्च। पहले हुई आपकी एरिया की रिसर्च, दूसरी हुई डिमांड की रिसर्च। फिर आपको समझना पड़ेगा किस चीज के फिर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी मार्केट ट्रेंड्स के बारे में। तो रिसर्च करना मार्केट ट्रेंड्स के बारे में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी अपनी आपको एरिया की रिसर्च करना, क्योंकि एरिया की आपने रिसर्च कर ली, आपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए प्रॉपर्टी ढूंढ ली, बट मार्केट ट्रेंड को भी तो आप समझोगे। अब मान लीजिए आपके पास 2-3 क्लाइंट्स हैं एंड आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, आपने कहा मेरा ये प्रोजेक्ट है, आपके क्लाइंट्स को 2 क्लाइंट्स को आपका प्रोजेक्ट पसंद आया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 500 स्क्वायर यार्ड्स की एक प्रॉपर्टी ली, 500 स्क्वायर यार्ड्स की प्रॉपर्टी ली, उसमें आपने 4 फ्लोर्स क्या एमडीडी अप्रूवल लिया। एमडीडी अप्रूवल लेने के बाद अथॉरिटी से आपने मान लीजिए फ्लैट्स बनाया आपने, तो आपके पास 2 क्लाइंट्स तो थे, 2 क्लाइंट्स की तो आपने डिमांड पूरी कर दी है, बट बाकी के जो 2 बचे हुए फ्लैट्स हैं वो आप कैसे बेचेंगे, उसके लिए आपको मार्केट ट्रेंड समझना जरूरी है। क्योंकि आपके पास ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आप चारों के चारों फ्लैट एक बार में सेल ऑफ कर देंगे, आपको रुक रुक के सेल ऑफ होएगा वो। तो इस तरीके से आपको समझनी पड़ेगी। तो 3 चीजों की रिसर्च हम लोगों को पूरी करनी जरूरी है, रिसर्च ऑफ एरिया, रिसर्च of the demand of your client and the research of capital market trends। ये 3 चीजें आपको पूरी करनी पड़ेगी। फिर आपको इसमें बहुत सारी रिसर्च और करनी पड़ सकती है जो कि मिनिमल रिसर्चेज होती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज आ रही हैं, क्या क्या लीगैलिटीज आ रही हैं, क्या नए नॉर्म्स आए हैं एमडीडीए के, ये सब आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा एंड उसी हिसाब से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में। तो यहीं पे कहीं खत्म होता है हमारा स्टेप 1 जो कि है रिसर्च। चलते हैं हम स्टेप 2 की तरफ जो कि है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। रियल एस्टेट में सफल होने के लिए शिक्षा और ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको प्रॉपर्टी मार्केट, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड लीगल मैटर्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप रियल एस्टेट सेक्टर में थोड़ा सा अपना एक अपहेंड या फिर आगे की तरफ आप बढ़ सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी मार्केट, फाइनेंस, मार्केटिंग और लीगल मैटर्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए एंड पूरी स्टडी आप लोगों को उस बारे में करनी पड़ेगी, तो ही आप रियल एस्टेट सेक्टर में आगे बढ़ पाएंगे। इसके लिए आप सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, ऑनलाइन कोर्सेज, अब तो काफी ज्यादा हो चुका है, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब तो क्योंकि मैंने चैनल शुरू कर दिया है तो हो सकता है, क्योंकि अब मैंने रियल एस्टेट के बारे में शुरू कर दिया बताना, तो हो सकता है अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो मैं इस बारे में पूरी एक अपनी कह सकते हैं आप पीडीएफ बना दूंगा, सो दैट आप लोगों को पूरा ये एजुकेशन वाला सेक्टर जो ये क्लियर कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो ये चीज़ अगर आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की, तो मैं डेफिनेटली इस बारे में आप लोगों को वो पीडीएफ अपने लिंक में नहीं, अपने किसी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। टाइम लगेगा थोड़ा सा वो पीडीएफ बनाने में, बट हाँ बना दूंगा डेफिनेटली आप लोगों के लिए एंड पोस्ट कर दूंगा अगर आप लोगों को चाहिए होगा। क्योंकि ये जो कोर्सेज होंगे या फिर ये जो पीडीएफ मैं दूंगा आप लोगों को, ये आपके व्यापार को यानी कि आपके बिजनेस को सुधारने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप लोगों को मेरी हिंदी थोड़ी सी वैसी लग रही होगी, बट हाँ ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को मदद करने वाला है इस सेक्टर में, कि मतलब एजुकेशन और ट्रेनिंग वाला स्टेप आप लोगों का क्लियर हो जाएगा मेरे उस पीडीएफ के थ्रू। पीडीएफ बनाने में मुझे टाइम लग सकता है, तो आप डेफिनेटली आप बताएं अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए। वो पीडीएफ राउंड अबाउट आप लोगों के लिए बनेगा 50 से 60 पेजेस का एंड मुझे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस आप बताएं इसी कमेंट में कमेंट लिख के रख दें कि आप लोगों को वो चाहिए, तो डेफिनेटली मैं दूंगा। अब आता है हमारा स्टेप 3 जो कि है बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लानिंग बहुत ज़्यादा एक मैंडेटरी प्रोसेस है। ये ठीक उसी तरीके से इम्पोर्टेंट है जिस तरीके से आप लोगों के पेरेंट्स या फिर आप लोग फाइनेंस प्लानिंग करते आए होंगे आज तक, ये उसी तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आपने कोई लोकेलिटी चूज कर ली, सब कुछ हो गया, अगर वो जो 2 लोगों ने आपका XYZ और ABC जो 2 लोग थे, उन्होंने अगर आपका फ्लैट ले भी लिए, 2 फ्लैट तो ले लिए, 2 नहीं बिके, तो आपका दूसरा बिजनेस प्लान क्या है उसको लेकर के ये आपका सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपने उन 2 के बारे में नहीं सोचा तो जो बैंक से आपने लोन ले रखा है उस प्रोजेक्ट के लिए, वो और काफ़ी ज़्यादा लीगैलिटीज़ में दिक्कत आएंगी आगे चल करके, क्योंकि रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है एंड ये पैसा जो है कि आप लोग, ऐसा नहीं होता हमेशा, कभी भी ऐसा आज तक किसी बड़े बड़े बिल्डर्स के साथ में भी नहीं हुआ है डैट सारा आपने अपना पैसा लगाया है, कुछ बैंक से हेल्प ली जाती है, कुछ सामान क्रेडिट्स पे आते हैं एंड इस तरीके से काम किया जाता है, कुछ अपना पैसा लगाया जाता है। तो ये चीजें चलती हैं रहती हैं मार्केट में एंड ये मार्केट में घूमती रहती है। तो यही कुछ है एंड बिजनेस प्लान के बारे में बात करें। एक अच्छा बिजनेस प्लान आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि डिसाइड करेगा आपके प्रॉफिट्स को, आपके लॉसेस को, आपकी
रिस्क को एंड काफी सारी चीजों को डिसाइड करें कि आप किस तरह की प्रॉपर्टीज पे फोकस करना चाहते हैं, किस टारगेट की ऑडियंस यानी कि किस टारगेट के क्लाइंट्स को हिट करेंगे आप, और अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएंगे। ये 3 चीजों पे आप लोगों को बिजनेस प्लान पूरा आपका टिका रहेगा। ये मतलब फाउंडेशन है आपकी 3 बिजनेस प्लान की। एक रियलिस्टिक और अटेनेबल गोल्स को सेट कर लें और उसको अचीव करने के लिए मेहनत करें, क्योंकि स्ट्रैटेजीज आप बनाएंगे तभी आप लोग इन चीजों को इस गोल को अचीव कर पाएंगे। सो ये चीज क्लियर करती है हमारा स्टेप नंबर 3 जो कि है बिजनेस प्लान। अब है स्टेप नंबर 4 जो कि स्टेप नंबर 4 है फाइनेंशियल प्लानिंग। सो बिजनेस में भी हर तरीके की बिजनेस में आप लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए होती है, तो उसी तरीके से इसमें भी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए। रियल एस्टेट बिजनेस में पैसे की सही प्लानिंग जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट कर लें और इन्वेस्टमेंट के लिए सही ऑप्शंस को चूज करें, सही प्रॉपर्टी को चूज करें। एंड जब आप सही प्रॉपर्टी को चूज कर लें उसके बाद भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करें एंड ट्राई करें आपने जो प्रॉपर्टी चूज करी है उसमें आप मैक्सिमम जो यूनिट है आप लोगों की बनाने की वो मैक्सिमम बने। एंड मैक्सिमम अगर बनने की तैयारी हो रही है तो बनने से पहले आप लोगों की उसकी 50% यूनिट सेल ऑफ होने की कगार पे आ जाए, आपको उसकी बुकिंग अमाउंट मिल जाए, चाहे वो XYZ कुछ भी अमाउंट की बुकिंग अमाउंट हो वो आप लोगों को मिल जाए। एंड आपका मतलब आप एक तरीके से सेफर साइड पे चले जाएंगे। 50% अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करते ही 50% आपने बेच दी इन द सेंस बिकी गई, क्योंकि बुकिंग अमाउंट आने के बाद 101% श्योरिटी होती है कि अगला बंदा रजिस्ट्री कराएगा। ये चीजें लोन अगर आप ले रहे हैं या इन्वेस्टर को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं या पार्टनरशिप्स आप किसी के साथ कर रहे हैं तो उनके साथ भी ये चीजें डिस्कस करें एंड ओपनली बात करके चलें कि हाँ भाई मेरा ये बिजनेस प्लान है, इसमें इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है, अगर रिस्क है तो इतने % का रिस्क है एंड इतने % का प्रॉफिट है। ये पूरा तरीके से बता के चलें, आपको कभी, ये मैं गारंटी देता हूँ, आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि लोन में तो बैंक नहीं मानता रिस्क एंड इस सब को, बट हाँ अगर आपका इन्वेस्टर है कोई या आपका पार्टनर है कोई तो वो चीज अगर प्रॉफिट अगर उसे 50% का हो रहा है तो 50% का लॉस भी बेयर करने की कैपेबिलिटी रखता होगा, तभी आप लोगों का पार्टनर वो बनेगा। एक अच्छे अकाउंटेंट से संपर्क करें और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को ट्रैक करते रहें कि हाँ भाई मेरी इतनी बिल्डिंग बन चुकी है एंड इतना मेरा पैसा लग चुका है। बिकॉज अब तक मैंने भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को मैं इन्वेस्टमेंट एंड ये सब बिल्डअप कंस्ट्रक्शन वगैरह काफ़ी कुछ कर लिया है। तो मैंने एक चीज़ समझी है दैट हम अगर एक एस्टिमेट बनाते हैं अपनी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का कि इतने रुपए हमारा एस्टिमेट आ रहा है तो हमेशा एस्टिमेटेड कॉस्ट से ऊपर ही जाता है, कभी नीचे नहीं जाता एस्टिमेटेड कॉस्ट से। हाँ ये मैंने देखा जरूर है दैट अगर मैंने फर्स्ट कंस्ट्रक्शन में अपना एस्टिमेटेड कॉस्ट मेरा अगर 20% ऊपर गया था तो आज की डेट में मेरा वो काफ़ी हद तक 10% के आसपास आ चुका है। बट हाँ ये मान के चलें कि आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट जो लगाई है उसका भी 5 से 10% जाता ही जाता है ऊपर। ये मतलब एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको। तो इसी के साथ में हम खत्म करते हैं स्टेप नंबर 4 जो कि था फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड अब बात करेंगे हम स्टेप नंबर 5 जो कि नेटवर्किंग। ये भी एक बहुत अच्छा वो है, मतलब कि स्टेप है, ये बहुत ज़्यादा मतलब एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि नेटवर्क नहीं होगा आपका तो आपकी प्रॉपर्टी बहुत देर में बिकेगी, बहुत जल्दी नहीं बिकेगी। एंड वो जो देर में सेल ऑफ होना है ना तो उसके चक्कर में कई बार मैंने देखा है कि कई लोगों को अगली प्रॉपर्टी सस्ते में मिल रही है बट वो पीछे वाली बिकी नहीं थी तो आगे की सस्ती प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाया था। एंड वो जो अगर वो सस्ती खरीदता तो उससे उसके प्रॉफिट में काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता। तो ये चीज है एंड नेटवर्किंग इसी चीज में काम आती है। अपने व्यापार यानी कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नेटवर्किंग बहुत ज्यादा मैंडेटरी प्रोसेस है। दूसरे रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स या फिर रियल्टर्स या फिर एजेंट्स को हायर करें आप, और ब्रोकर्स को देखें, इन्वेस्टर्स को देखें जो मतलब इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो आपकी प्रॉपर्टी में या फिर आपकी प्रॉपर्टी में को खरीद के रेंट पे चढ़ाना चाहते हो। इस तरीके के लोगों को ढूंढें एंड इस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को एक वाइड स्कोप में फैलाएं कि हाँ भाई मेरी प्रॉपर्टी है, ऐसे ऐसे करके मेरी प्रॉपर्टी है। अगर कोई आपके पास कस्टमर हो या क्लाइंट हो तो आप प्लीज मुझे बताना। और रियल एस्टेट नेटवर्किंग मार्केट जो है काफी आसान हो चुका है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। आप इंस्टाग्राम पे अपने एड्स चलाएं, फेसबुक पे अपने एड्स चलाएं, गूगल पे अपने एड्स चलाएं, यूट्यूब पे अपने एड्स चलाएं, अपने एड्स चलाएं ताकि आप लोगों को एक बूस्ट मिले, आप लोगों को एक जेन्युइन कस्टमर मिले, जेन्युइन क्लाइंट मिले, सो दैट एंड जब वो फेसबुक या फिर गूगल या फिर उन सब के थ्रू आता है ना आपके पास तो उससे काफ़ी हद तक आपकी प्रॉपर्टी की रीच बढ़ती है। आपकी मतलब आपकी एक ओवर द वेब यानी कि ओवर द इंटरनेट आपकी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी बढ़ती है। प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ना मैं आप लोगों के ऊपर कह रहा हूँ कि मतलब आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो नाम है, जिस भी नाम से आप अपनी कंपनी चला रहे हैं वो नाम थोड़ा सा बढ़ता है, आगे जाता है। एंड इस चीज़ से आप लोगों को फ्यूचर की प्रॉपर्टीज़ में भी फ़ायदा मिलता है। मैंने काफ़ी हद तक देखा है दैट अगर मेरी प्रॉपर्टी कोई भी
गूगल एड्स के थ्रू या फिर फेसबुक एड्स के थ्रू बिकी है, तो फिर डेफिनेटली मेरी एक अपने मेरी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें भी मुझे वहीं से प्रॉफिट देखने को मिला है, वहां से मेरी रीच बढ़ी है। इसी की तरीके से हम समाप्त करते हैं अपना स्टेप नंबर 5 जो कि था नेटवर्किंग, एंड बात करते हैं अब नए स्टेप की जो कि स्टेप नंबर 6 जो कि है मार्केटिंग एंड प्रमोशन। तो ये नेटवर्किंग एंड मार्केटिंग एंड प्रमोशन एक ही स्टेप के नजरिए से आप देखना। मार्केटिंग एंड प्रमोशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो मार्केटिंग एंड प्रमोशन का मतलब हो गया कि आप अपने बिजनेस का प्रचार यानी कि अपने व्यापार का प्रचार, अपने सर्विसेज और प्रॉपर्टीज को एडवर्टाइज करें, अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाएं और रेगुलरली अपडेट करें कि मेरे पास ये प्रॉपर्टीज हैं। रेगुलर अपडेट रहेगा। अब तो क्योंकि स्टोरीज का जमाना भी आ चुका है कि इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी, फेसबुक पे स्टोरी डाल दी, तो ये चीज भी आप लोगों को काफी हेल्प करती है। रील्स काफी ज्यादा हेल्प करती हैं आप लोगों की प्रॉपर्टी पे बूस्ट लाने में। और इसी के साथ में मैं एक चीज और कहूंगा आपके लिए कि क्लाइंट्स के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार करें और टेस्टिमोनियल्स को कलेक्ट करें। टेस्टिमोनियल्स किसे कहते हैं कि आपने मान लो अब मेरे से ABC और XYZ ने 2 प्रॉपर्टी फ्लैट्स खरीदे थे, उनसे एक रिव्यू लें, एक रिव्यू फॉर्म अपना बनाएं, एक अच्छा रिव्यू फॉर्म बनाएं अपना, एंड उनसे रिव्यू लें। उस चीज एक फॉर्म पे भी रिव्यू ले लें उनसे, एंड उसके साथ साथ आप एक जगह और रिव्यू लें उनसे, वो है अपनी सोशल मीडिया की जो आपकी कंपनी है, जो आपने कंपनी तैयार करी थी रियल एस्टेट सेक्टर में आने से पहले, उस कंपनी के नाम से एक फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज आपने डेफिनेटली बनाया होगा, तो उन दोनों जगहों पे भी उनसे टेस्टिमोनियल्स लें, उनसे रिव्यू लें उनका कि आपको हमारी सर्विसेज या फिर हमारा प्रोडक्ट कैसा पसंद आया, किस तरीके से पसंद आया। फोटोज के साथ कराया उनसे, वो जितना ज्यादा ओरिजिनल लग सके उतना ज्यादा आप ट्राई करें कि वो करें उस चीज। फिर तो इस चीज से काफी ज्यादा हेल्प मिलती है आप लोगों को। तो यहीं पे हम खत्म करते हैं स्टेप नंबर 6 जो कि है प्रमोशन। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 7 की जो कि है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस जो है आप लोगों को अपनी टॉप नॉच रखनी पड़ेगी। टॉप नॉच क्यों कह रहा हूं मैं, बिकॉज रियल एस्टेट मार्केट में अभी मैंने हालांकि थोड़ी देर पहले कहा है कि कॉम्पिटिशन कोई मतलब वो नहीं रखता, कंपटीशन वाली भावना नहीं रखता, मतलब कि मैं तेरी प्रॉपर्टी क्यों बिकाऊं ये वाली भावना नहीं रखता। बट कंपटीशन क्लाइंट की नजर से देखता है ना। अब आपका नाम अगर खराब हो गया एक बार रियल एस्टेट सेक्टर में, तो वो आपको बिल्डअप करने में तो टाइम लगेगा ही। इस बिल्डअप के दौरान अपनी कितने क्लाइंट्स अपने खोए होंगे ये भी तो सोचो, वो कहीं और किसी और रियल एस्टेट डेवलपर के पास जाएंगे। तो इसी तरीके से आप लोगों को अपनी कस्टमर सर्विस टॉप नॉच रखनी पड़ेगी। अपने कस्टमर्स की सेवा के लिए विशेष ध्यान रखना जरूरी है। उनके सवाल, उनकी शिकायतें, उनके सुझाव को समझें और उनका जल्द से जल्द समाधान निकालें और उनको सेटिस्फैक्शन दें। तो एक अच्छी रेपुटेशन बनाने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद को काफी ज्यादा डेडिकेटेड अपने बिजनेस के उस ऊपर रखें एंड काफी ज्यादा एक प्रोफेशनल बने रखें अपने आप को। बिकॉज आप लोगों ने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा दैट मैं फ्री नहीं हो पा रहा हूँ अपने बिजनेस से। वो इसी वजह से है बिकॉज मैं अपने उस रियल एस्टेट बिजनेस को लेकर के बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हूँ एंड क्योंकि ये मेरे लिए हर तरीके से मतलब एक नई अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है, इसलिए मैं इसकी तरफ डेडिकेटेड हूँ और इसीलिए मैं अपनी व्लॉगिंग वाली उसको टाइम नहीं दे पाया। तो इसी वजह से मैं कहूंगा दैट अपने आपको आप डेडिकेटेड रखें अपने बिजनेस के लिए। ये कुछ 7 पॉइंट थे जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ आप लोगों से एंड आप लोगों को आई होप काफी हद तक मैं समझा पाया हूँ ये सारे स्टेप्स। 7 स्टेप्स हैं एंड 7 स्टेप्स ये कोई बहुत ज्यादा हार्ड स्टेप्स नहीं है। ये मतलब एक मैं कहता हूँ कि किसी को अगर काम करना है तो वो कैसे भी काम कर सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप काम कर सकते हैं और आपके पास अगर करोड़ों रुपए हैं तो भी आप काम कर सकते हैं। लखपति हो आप तभी भी आप काम कर सकते हो। हर तरीके का आदमी इसमें काम कर सकता है एंड मैं किसी नई वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कि कितने टाइप्स के मतलब किस टाइप से किस टाइप में मतलब आप काम कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जरूरी स्टेप्स रियल एस्टेट बिजनेस की शुरुआत करने के लिए। याद रहे सफल होने के लिए समय और मेहनत दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर रियल एस्टेट बिजनेस में आए हैं तो आप पूरा सत्ता मिलेगी आप लोगों को। आपका साथ देने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। आप शुरू करने की अगर आप तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। कोई भी आपको इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट चाहिए हो या फिर हेल्प चाहिए हो तो मैं बैठा हूँ और आपके लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप सभी से ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ। अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।